हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत एंड आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूँगी। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल। उसमें क्या था, हमने एक यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया था। यूनिफॉर्म फील्ड बनाते हैं हम लाइक पैरेलल लाइंस। इसमें हमने एक डायपोल को प्लेस किया था। डायपोल क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट साइंस। इसके ऊपर हमने फाइंड किया था दैट नेट फोर्स ऑन दिस डायपोल वाज 0। नेट फोर्स की वैल्यू क्या आई थी? 0 आई थी। बट टॉर्क की वैल्यू हमारे पास इस केस में क्या आई थी? P क्रॉस E। P यहाँ पे क्या था? डायपोल मूवमेंट एंड E वॉज इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन रहती थी वो रहती थी फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये तो था अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल। आज हम पढ़ेंगे अबाउट मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल में क्या होता है? देखिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेंगे हम। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस करना है एक कंपास। कंपास क्या होता है? मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? बेसिकली जो हमें डायरेक्शन बताता है ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, एंड हमें बताता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ कोई एंगल बना रहा है, सपोज थीटा डिग्री, और इस मैग्नेटिक कंपास का इनर्शिया है हमारे पास I एंड मैग्नेटिक मोमेंट है M। अब हमने चैप्टर 5 पार्ट 1 में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉगस से। उसमें क्या था, अगर मुझे सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉगस से मैग्नेटोस्टैटिक्स में टॉर्क का फॉर्मूला लिखना था तो मैंने क्या किया था? टॉर्क को टॉर्क ही रखते थे, P को हम रिप्लेस कर देते थे कैपिटल M से। कैपिटल M यहाँ पे क्या होता था? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्लेस कर देते थे? मैग्नेटिक फील्ड के साथ, लाइक दिस। तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ जाती थी M क्रॉस B। M यहाँ पर क्या है मेरे पास? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कंपास, एंड I यहाँ पर क्या है? इनर्शिया। I अभी यूज होगा, देखिए हम कैसे यूज करेंगे। जो ये वाला टॉर्क होता है इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क। जब हम इसको खोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को, तो आपको पता है जब भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट खोलते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? एक साइन थीटा आ जाता है। तो ये हो जाएगा MB साइन थीटा। एंड आई एम सेइंग कि ये रिस्टोरिंग टॉर्क है तो एक नेगेटिव साइन भी आएगा इसके पास, बिकॉज रिस्टोरिंग टॉर्क हमेशा कहाँ लगता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंड ड्यू टू दिस ऑपोजिट डायरेक्शन हमारे पास क्या आता है? एक नेगेटिव साइन आता है। ठीक है। और अगर हम बोलें कि डिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ही स्मॉल है, यानी कि थीटा इज वेरी स्मॉल, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा फाइनली? टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस MB थीटा। ये है हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क। अब इसके ऑपोजिट एक और टॉर्क लगता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की क्या वैल्यू होगी? देखिए, हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स बेसिकली कहाँ लगता है? जब भी हमारे पास लीनियर मोशन होता है। तो फोर्स अगर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है हमारे पास लीनियर मोशन में। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास मोशन लीनियर नहीं है, मोशन कैसा है? रोटेशनल मोशन है। तो उसके केस में हम क्या करेंगे? हम फोर्स को रिप्लेस कर देंगे टॉर्क के साथ, मास को रिप्लेस कर देंगे इनर्शिया के साथ, एंड ए दैट इज एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। अल्फा यहाँ पे क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन।
तो टॉर्क डिफ्लेक्टिंग का मेरे पास क्या फॉर्मूला आ गया, I इंटू अल्फा। टॉर्क डिफ्लेक्टिंग इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। I यहाँ पे क्या रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड अल्फा यहाँ पे क्या रहता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम कंडीशन लेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, जिसमें क्या होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब हम ले रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन, उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, टॉर्क रिस्टोरिंग इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो इसको आप इक्वेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा I अल्फा इज माइनस एम बी थीटा। अब यहाँ से आपको सब्स्टिट्यूट करनी है अल्फा की वैल्यू। जब हमारे पास लीनियर मोशन होता है तो हम डिस्प्लेसमेंट को किसके टर्म्स में लिखते हैं, x की टर्म्स में। वेलोसिटी आती है हमारे पास dx बाई डी टी, एंड एक्सेलरेशन हमारे पास आती है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। बट यहाँ पे हमारे पास मोशन कैसा है, रोटेशनल मोशन है, तो उसके केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए थीटा आ जाएगा हमारे पास, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, डी थीटा बाई डी टी, एंड अल्फा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो ये अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आपके पास आ जाएगा आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एम बी थीटा। इस आई को आप इस साइड ले जाइए नीचे, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज माइनस एम बी थीटा बाई आई। अब इस इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही रिनाउंड इक्वेशन के साथ मैच कर रहा है। कौन सी, SHM की इक्वेशन, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। उसकी इक्वेशन किस फॉर्म की होती थी, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर रही हूँ, देखिए अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर यहाँ पर भी है और डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर यहाँ पर भी है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर थीटा की जगह y है, तो मतलब हमें समझ आया y इज इक्वलेंट टू थीटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी y एक पड़ा है, यहाँ पर थीटा पड़ा है, तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि थीटा की जगह रिप्लेसमेंट क्या हुई है, y की हुई है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी आई, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी आई। ओमेगा यहाँ पर क्या रहता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखिए ओमेगा की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एम बी आई। अब हमें पता है दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज लिंक्ड टू लीनियर फ्रीक्वेंसी। किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई एफ। यहाँ पर एफ क्या रहता है, लीनियर फ्रीक्वेंसी, एफ इज लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर अगर मैं रिप्लेस कर दूंगी इस फॉर्मूला में ओमेगा की जगह 2 पाई एफ, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम बी बाई आई। अब हमें पता है दैट लीनियर फ्रीक्वेंसी इज लिंक टू टाइम पीरियड। लीनियर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड से कैसे लिंक है, एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई टी, एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई टी। तो यहाँ पर मैं ये एक्सप्रेशन यूज कर सकती हूँ, एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई टी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम बी आई। देखिए हम मेरे पास आ जाएगा 2 पाई बाई टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम बी बाई आई। यहाँ से अगर मुझे टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है तो मैं टाइम पीरियड को उस साइड ले जाऊंगी और ये सारी इक्वेशन को इस साइड ले आऊंगी, तो मेरे पास एग्जैक्टली लास्ट में क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई एम बी। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स मेरे पास आ जाएगा टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 पाई आई बाई एम बी। अब ये जो फॉर्मूला आया है दैट टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 पाई आई बाई एम बी, इसमें हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बी को उस साइड लेकर जाएंगे, यानी कि लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा बी इज इक्वल्स टू 4 पाई आई डिवाइडेड बाय
mt²। ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास। अब देखिए हम यहाँ पर क्या गलती करते आए हैं, यहाँ पे जब हमने t को स्क्वायर करा था तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, पाई का स्क्वायर तो हम करना भूल ही गए, तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन साथ में चलेगा वो आ जाएगा ये, यानी कि पाई का भी हर तरफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और मेरे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड एंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, B इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर I डिवाइडेड बाय mt²। यहाँ पर I क्या रहता है, इनर्शिया की वैल्यू, m क्या रहता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, t क्या रहता है, टाइम पीरियड, एंड b इज मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड एंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, या आपको कभी कभी न्यूमेरिकल्स में भी डायरेक्टली यूज करना पड़ सकता है। अब हम आगे पढ़ेंगे अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। अब देखिए हमने अभी स्टडी किया कि टॉर्क एक्ट कर रहा था एंड ड्यू टू दैट टॉर्क हमारे पास पोजीशन चेंज हो रही थी, और उस पोजीशन की वजह से क्या आ जाता है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का रोल आ जाता है। तो अब हम फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, हमारे पास वर्क डन की फॉर्म में होता है। हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है, अगर मेरे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर स्मॉल वर्क डन होगा तो ये आ जाएगा dW इज इक्वल्स टू F.dr, और यहाँ से अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ F.dr। अब ये बात आती है अगर हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो, बट हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रही, हमारे पास क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, और फोर्स की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है, टॉर्क है। तो हमारे पास वर्क डन का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा टॉर्क इंटू डी थीटा। डी आर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा टॉ इंटू डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू हमने फाइंड करी थी अभी, टॉर्क की वैल्यू क्या थी, एम बी साइन थीटा, तो इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब एम एंड बी कॉन्स्टेंट्स है तो इसको हम बाहर ले आएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा विद अ नेगेटिव साइन। तो हमारे पास U दैट इज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ m डॉट बी। हम दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं एम बी कॉस थीटा। देखिए अगर सिंपली मेरे पास दो वेक्टर्स हैं a डॉट बी, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है एम बी कॉस थीटा को विद एम डॉट बी। ये सिमिलर फॉर्मूला आया है जैसे मेरे पास आया था इलेक्ट्रोस्टैट्स के केस में, जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करते थे वो आती थी माइनस ऑफ पी डॉट ई। तो सिंपल एनालॉगस से भी हम लिख सकते हैं P की जगह क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, E की जगह क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, देखिए डॉट प्रोडक्ट हो रहा है दो वेक्टर्स का, और जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमें क्या मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। मीन्स ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। देखिए अभी हमने फाइंड करी थी यू की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई थी माइनस ऑफ एम डॉट बी। और अगर हमसे पूछा जाए कि वर्क डन की वैल्यू क्या है, तो वर्क डन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने पिछले केस में लिमिट्स नहीं ली थी, यहाँ पे हम लिमिट्स ले लेंगे फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, कि मतलब किसी पहले पोजीशन पे वो थीटा 1 एंगल पे था, उसके बाद वो रोटेट होकर कहाँ पर पहुँच गया, थीटा 2 पोजीशन पे, और वहाँ पे हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ दैट वर्क डन। तो वर्क डन यहाँ से आ जाएगा मेरे पास एम बी माइनस ऑफ कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, और वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम बी कॉस ऑफ, पहले हम अपर लिमिट डालते हैं दैट इज कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। तो ये नेगेटिव साइन को जब हम एडजस्ट करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी एम बी कॉस ऑफ थीटा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये टर्म पहले आ जाएगी, माइनस ऑफ कॉस थीटा 2।
दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पहला केस लेते हैं हम, केस 1, जिसमें हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है। ये सेम केसेस मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में भी पढ़ाया थे। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में भी पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक डायपोल के बारे में। तो देखिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो टॉर्क होता है m क्रॉस b। जब हम इसको खोलेंगे तो आ जाएगा mb साइन थीटा। थीटा इज 0 डिग्री एंड साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। मतलब नेट टॉर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा जब थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। थीटा कौन सा एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए अब हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस ऑफ m डॉट p माइनस ऑफ mb कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब जब इसको खोलेंगे हम तो हमारे पास यही आएगा ना, माइनस ऑफ mb कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर थीटा क्या है, 0 डिग्री, तो माइनस ऑफ mb कॉस ऑफ 0 डिग्री, और कॉस ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके केस में, माइनस ऑफ mb। एंड जो ये वैल्यू आई है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की, दैट इज माइनस ऑफ mb। ये क्या है मेरे पास, मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम वैल्यू। एंड जब हमारे पास थीटा 0 डिग्री होता है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा मैग्नेटिक डायपोल कौन सी स्टेट में है, स्टेबल स्टेट में है। दिस इज स्टेबल स्टेट। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड केस, दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए जब हमारे पास थीटा होगा 180 डिग्री तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, mb साइन ऑफ 180 डिग्री mb। अब साइन ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0। तो मेरे पास टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। मतलब टॉर्क की वैल्यू 0 आएगी इन बोथ द केसेस जब हमारे पास थीटा 0 डिग्री है एंड जब थीटा हमारे पास 180 डिग्री है। एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं इसमें क्या आती है। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ mb कॉस थीटा माइनस ऑफ mb। नाउ थीटा इज 180 डिग्री एंड कॉस ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, प्लस mb। आप देख सकते हैं हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव में आ रही है, मतलब बहुत हाई पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल रही है। एंड इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल स्टेट। अनस्टेबल स्टेट क्यों है, देखिए अब हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है अबाउट एटम्स, अबाउट मॉलिक्यूल्स। तो जब वो अपनी स्टेबल स्टेट में होते हैं यानी कि ग्राउंड स्टेट में होते हैं तो उनकी एनर्जी मिनिमम रहती है। वो वाला कौन सा केस है हमारे पास, ये वाला, जब हमारे पास थीटा क्या है, 0 डिग्री है। इसके केस में जो हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल रही है दैट इज माइनस ऑफ mb। मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में मिल रही है, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं स्टेबल स्टेट। एंड इस केस में जब थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है तो उस केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में आ रही है और इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल स्टेट। अगर आपको न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए लाइक दिस कि आपकी इनिशियल पोजीशन थी अनस्टेबल एंड फाइनल पोजीशन है स्टेबल, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जब भी आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो आप हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब फाइनल पोजीशन पे क्या है हमारे पास, स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ mb। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, देखिए माइनस ऑफ mb माइनस इनिशियल स्टेट में क्या था हमारे पास, अनस्टेबल स्टेट। अनस्टेबल स्टेट की वैल्यू थी प्लस ऑफ mb, तो हमारे पास ये आ जाएगा mb माइनस ये कौन सा वाला है, ये वाला। तो हमारे पास टोटल
चेंज इन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, -2 MB। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एंड आपको इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट दे रखी है, तो आप हमेशा कैसे प्रोसीड करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट अर्थ्स मैग्नेटिज्म। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन दिस चैनल आई विश एजुकेशन।